हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आप इन तीनों को समझ गए ना तो आपको कभी भी इंग्लिश सेंटेंस को बनाने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे एक सेंटेंस में इन तीनों को आइडेंटिफाई करते हैं। सो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। किसी भी सेंटेंस में ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्टली मिले या इनडायरेक्टली मिले, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। तो क्या होता है सब्जेक्ट? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, लाइक मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ये वो वाला सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश ग्रामर का सब्जेक्ट अलग होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है कर्ता। तो क्या होता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर ऑफ एन एक्शन। क्या होता है डूअर ऑफ एन एक्शन? हिंदी में मतलब समझिए, कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है, यानी कि सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट कोई व्यक्ति हो सकता है या फिर कोई वस्तु भी हो सकता है। यह इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है कि व्यक्ति और वस्तु दोनों ही सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आई। आई का मतलब होता है मैं। वी मतलब होता है हम। यू का मतलब होता है तुम या आप। दे का मतलब होता है वे लोग। ही का मतलब होता है वह, और ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि पुरुष के लिए। सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन ये फीमेल यानी कि स्त्री के लिए यूज होता है। इट का मतलब होता है यह। जानवर, मौसम या निर्जीव वस्तुओं के लिए निर्जीव वस्तुएं, यानी कि जैसे कॉपी, पेंसिल, फर्नीचर, ये सारी चीजें आपकी निर्जीव वस्तुएं होती है। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट हो सकता है दिस। दिस का मतलब होता है यह। मतलब कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके पास है तो हम दिस का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, लुक एट दिस, इसे देखो। मतलब ये चीज आपके पास है तो हम बोलते हैं इसे देखो, लुक एट दिस। नेक्स्ट है दैट। इसका मतलब होता है वह। इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज हमसे दूर है, उसके सेंस में हम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम बोलते हैं ना कभी कभी कि अरे उस लड़की को देखो, मतलब वो लड़की सामने नहीं है, वो दूर है कहीं पे, तो हम दिखा के बोलते हैं ना, लुक एट दैट गर्ल। तो इसलिए हमने वहां पे दैट का यूज किया। इसके बाद है दीज। दीज का मतलब होता है ये सब। दोज, दोज का मतलब होता है वो सब। ओके, तो ये वह सारे शब्द हैं जो एक वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। अब देखिए लास्ट में मैंने एक लाइन लिखी है हाईलाइट करके, इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। मतलब ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, वो नाउन और प्रोनाउन दोनों ही हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कैसे? देखिए मैं बताता हूँ। इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बनने का काम सिर्फ दो ही लोग करते हैं, पहला नाउन और दूसरा प्रोनाउन। ये दो ही है जो सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि नाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्या होता है। देखिए नाउन और प्रोनाउन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, तो इसे मैं आने वाली वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे आप उसके नाम से बुला सकते हैं, वही आपका नाउन। हम बचपन से पढ़ते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो वही चीज है, इसे ही हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉपी, पेन, पेंसिल, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, वो सारी चीजें आपकी नाउन है जिसे आप उसके नाम से बुला सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो कि एक नाउन को रिप्लेस करता है एक वाक्य में। तो प्रोनाउन क्या क्या हो सकते हैं? प्रोनाउन देखिए, जो नाउन की जगह पे आते हैं वही होते हैं। जैसे किसी लड़के का नाम है, तो लड़के का नाम अगर आप बोल रहे हैं, उसकी जगह पर आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? ही। लड़की का नाम है, उसकी जगह पर आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? सी। तो यही सब हमारे प्रोनाउन होते हैं, लाइक ही, शी, इट, यू, वी, ये सारे हमारे प्रोनाउंस होते हैं।
अब यहाँ तक तो आपने सीखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, और थोड़ा बहुत हमने सीखा नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अब हम सीखेंगे उस ट्रिक के बारे में जिससे कि आप एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने की ट्रिक होती है आस्क हु और व्हाट फ्रॉम द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस से पूछिए, जो भी सेंटेंस है उससे पूछिए कौन या क्या, जो भी आंसर आएगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। अगर कोई पर्सन है तो हु पूछ लीजिए, अगर कोई थिंग है तो व्हाट पूछिए। आई नो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब देखिए सेंटेंस क्या है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सेंटेंस से पूछिए क्रिकेट कौन खेलता है, यह जो खेलने का काम है वह कौन कर रहा है, मैं। तो यही हो गया आपका सब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अरमान स्कूल जाता है। स्कूल कौन जा रहा है, अरमान। यहाँ पे कौन का आंसर आया, अरमान। तो यह हो गया आपका सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए यह कलम अच्छी है। तो अब आप सेंटेंस से पूछिए कि क्या अच्छा है, मतलब व्हाट इज। व्हाट के आंसर में आपको मिलेगा कलम, जो आपको आंसर मिला व्हाट का वही आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है कलम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये आप सभी ने सुना होगा, हर जगह लिखा रहता है स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन कीजिए सेंटेंस से कि क्या हानिकारक है, क्या मतलब व्हाट। व्हाट के लिए रिप्लाई में आपको आएगा कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान। तो आपको समझ में आया कि किसी भी सेंटेंस में हूं या व्हाट के रिप्लाई में आपको जो भी आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं कि वर्ब यानी कि क्रिया किसे कहते हैं। देखिए सीधे सीधे एक लाइन में समझिए, जो किया वही क्रिया। क्रिया यानी कि आपने जो भी काम किया वही हो गई आपकी क्रिया। ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं वो आपके वर्ब होते हैं। अब एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, सीधे सीधे समझिए। एक्शन वर्ड्स का मतलब होता है कि जो भी काम हो रहा है वही आपके एक्शन वर्ड्स हो गए। जैसे कि खाना, खेलना, कूदना, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। इसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, तो यही हो गया आपका वर्ब। अब हिंदी में मतलब समझिए, क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है। क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है। सब्जेक्ट के बारे में आपने अभी अभी पढ़ा कि जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात हो रही है वह होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो काम करेगा वह हो जाएगा आपका वर्ब। अब देखेंगे कि वर्ब को पहचानने का तरीका क्या होता है। देखिए वर्ब यानी कि क्रिया के अंत में ना होता है। क्या होता है, ना। एग्जाम्पल के लिए, ईट मतलब हो गया खाना, प्ले मतलब होता है खेलना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, राइट का मतलब होता है लिखना, और कम का मतलब होता है आना। यहाँ पे देखिए जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए, जैसे कि खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, आना, इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है, ना। तो ये सारे आपके हो गए वर्ब। क्रिया की एक खास बात होती है कि यह अपना रूप बदलता है। जी हाँ, ये अपना रूप बदलता है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस में जिस तरह से आप बोलना चाहेंगे उसी के अनुसार आप वर्ब की फॉर्म को लगाएंगे। अब देखिए यह अपना रूप कैसे बदलता है। वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है, V1, V2, V3, V4 एंड V5। एग्जाम्पल के लिए यह देखिए, ईट का मतलब होता है खाना, एट का मतलब होता है खाया, ईटन का मतलब होता है खा चुका है, ईटिंग का मतलब होता है खा रहा है, और ईट्स का मतलब होता है खाना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, गो का मतलब हो गया जाना, वेंट का मतलब होता है गया, गोन का मतलब होता है जा चुका है, गोइंग का मतलब जा रहा है, गोज का मतलब जाना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनकी फॉर्म्स आपको याद होनी ही चाहिए। V1, V2, V3 ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनके बारे में हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि यह जो है सारे वर्ड्स, ये क्या है, यह सारे आपके वर्ब्स हैं। अब हम समझ लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं विषय वस्तु। सो क्या होता है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। क्या होता है रिसीवर ऑफ एन एक्शन? हिंदी में मतलब समझिए, विषय वस्तु यह वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया यानी कि वर्ब से सीधे सीधे यानी कि डायरेक्टली प्रभावित होता है। इसका मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका असर जिस व्यक्ति पे या जिस चीज पे पड़ेगा वो हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? खेलने का। तो प्ले हो गया आपका वर्ब। काम कर कौन रहा है? काम कर रहा है मैं, यानी कि आई हो गया आपका सब्जेक्ट। अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आप खेल रहे हैं, उसका असर किस पे पड़ेगा? फुटबॉल पे। क्यों? क्योंकि आप उस पर किक मारेंगे तो उसका असर पड़ेगा फुटबॉल पे, तो वो डायरेक्टली प्रभावित हो रहा है आपके खेलने से। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हम देख लेते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे। यह तो मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट को पहचानने की ट्रिक यह होती है कि सबसे पहले आप वर्ब को ढूंढ लिए, मतलब सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, आप उसे पकड़िए। फिर वर्ब से क्वेश्चन कीजिए क्या या किसे, मतलब वर्ब से पूछिए व्हाट या whom। इसके आंसर में जो भी आएगा वही हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन है तो whom पूछ लीजिए, और अगर कोई थिंग है तो what पूछ लीजिए। एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब को खोजना होता है। तो इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? बोलने का। तो स्पीक हो गया आपका वर्ब। फिर मैंने आपको बताया कि वर्ब से पूछिए क्या या किसे। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो आप वर्ब से क्वेश्चन कीजिए कि मैं क्या बोलता हूँ। आपको आंसर मिलेगा अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। तो इंग्लिश हो गया आपका ऑब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मैं उससे मिला, आई मेट हर। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? मिलने का। मैं उससे मिला, तो यहाँ पे मिलने का काम हो रहा है ना। तो मेट हो गया आपका वर्ब। मिल कौन रहा है? यानी कि काम कर कौन रहा है? मैं। तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। अब आपने सब्जेक्ट को ढूंढ लिया, वर्ब को ढूंढ लिया, तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं? हम वर्ब से पूछते हैं क्या या किसे। तो वर्ब क्या है यहाँ पे? मिलना। तो आप पूछिए कि मैं किससे मिला। आंसर में आएगा कि मैं उससे मिला, यानी कि हर। यहाँ पे जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने सीखा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इन तीनों की पहचान हम एक सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपका होमवर्क है दे रीड अ बुक। इसमें आप मुझे बताइए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।